नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। संभल हिंसा में मोस्ट वांटेड अपराधी सारिक साटा का नाम सामने आ रहा है, जो दुबई में बैठकर इस घटना की साजिश रच रहा था। पुलिस ने हिंसा में शामिल एक बड़े अपराधी गुलाम शाह को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि गुलाम शाह का संबंध संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से भी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि हिंसा के दौरान हथियारों की सप्लाई दुबई में बैठे सारिक साटा के इशारे पर की गई थी। वहीं खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट के मुताबिक सारिक साटा का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के गैंग और आईएसआईएस से भी है। वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दिल्ली से दुबई भाग गया था और वहीं से भारत में हिंसा फैलाने की साजिशें रच रहा है। संभल हिंसा मामले में अभी तक 80 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, जिस तरीके का खुलासा आज पुलिस ने किया है, क्या लग रहा है कि जो बर्क है उनके लिए कितनी बड़ी टेंशन की बात है, कैसे मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, ये तो अब साबित हो चुका है कि जियाउर रहमान बर्क ने ही ये पूरी साजिश रची थी और उसका मोडस ऑपरेंडी भी उसी तरह का है जैसे कि दूसरे अपराधियों का होता है। और उसके लिए इसने एक बड़े पृष्ठभूमि तैयार की कि जिस दिन हिंसा हो रही थी, जिस दिन पुलिस सर्वे कर रही थी और जिस दिन इन लोगों को पत्थरबाजी करनी थी, हथियार चलाने थे, गोले बारूद सप्लाई किया गया था, जब पुलिस से हथियार छीने जाने थे, यानी कि पूरा घटना क्रम जिस दिन आना था उस दिन ये संभल में नहीं था। यानी ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है कि जो मेन मास्टरमाइंड होता है वो उस जगह पर मौजूद ना हो। कभी भी अतीक अहमद खान मर्डर करने के लिए खुद नहीं जाता था, वो शूटर ही जाते थे उसके। कभी भी मुख्तार अंसारी खुद नहीं गया। ये शुरुआती दौर की बातें हैं, जब अतीक अहमद खान उभर रहा था या मुख्तार अंसारी उभर रहा था तो उस समय खुद भी हथियार लेके घूमता था। लेकिन जब एक माफिया बन गया तो उसके बाद खुद ये काम नहीं करता था, ये जेल में रहा और दूसरा ऑपरेट करते रहा इसके गैंग को। तो वही चीज जियाउर रहमान में देखा जा रहा है कि अब लिंक जुड़ते जा रहे हैं कि ये कैसे इसमें शामिल था। क्योंकि ये तो सारा बहाना जो अब तक दिया है, कोर्ट में भी जो सबूत दिए हैं, पुलिस के सामने भी जो बोला है, उसमें यही कहा कि हम कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं, हम तो उस समय संभल में थे ही नहीं, हम तो बाहर में थे। तो अब वही बाहर से जो जियाउर रहमान ऑपरेट कर रहा था उसके लिंक मिले हैं कि संभल में घटना जो बार बार, या चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, ये लोग कह रहे थे कि संभल में जो हिंसा हुई है वो पुलिस ने प्रवोक किया और ये पुलिस की गलती थी। जो मारा गया है वो अपनी गलती से नहीं, पुलिस की गलती से मारा गया है और ये प्रवोक्ड था। पुलिस अगर ऐसा नहीं करती तो ये लोग आक्रामक नहीं होते, पत्थरबाजी नहीं करते। और इन लोगों ने बार बार आरोप पुलिस के ऊपर लगाया, लेकिन अब तो पूरा मामला उलट गया। अब तो ये साबित हो चुका है कि ये पहले से इन लोगों ने तैयारी कर रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी। जब ये मुकदमा चल रहा था शाही जामा मस्जिद के खिलाफ, जब याचिका दायर की गई थी, तो इन लोगों को लग रहा था कि कोर्ट का फैसला तो आएगा ही सर्वे कराने के लिए, क्योंकि कई लोगों को जो वहां का मौलाना है ये जानता है कि शाही जामा मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर था और उसके कैंपस के अंदर कई ऐसे सबूत हैं। उसमें एक कुआं भी है और कुछ मूर्तियां भी दबी हुई है। तो अगर ये सबूत सामने आएगा तो उसके बाद हंगामा होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जामा मस्जिद ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके ऊपर बुलडोजर चलना लगभग तय है। तो करना क्या पड़ेगा? करना यही है कि कोर्ट का जैसे आदेश आए और यहां सर्वे होना शुरू हो तो उससे पहले ही हंगामा खड़ा कर दो। जब हंगामा होगा कुछ लोग मारे जाएंगे, ये लोग जिसको जिहादी कहते हैं शहीद हो गए, तो ये जो कुछ लोग मारे जाएंगे, लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी इतना बढ़ेगा कि फिर शाही जामा मस्जिद की तरफ कोई नहीं देखेगा। ये मामला फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे और वहां से जो बार बार जैसा फैसला पहले भी आ चुका है कि को स्टेटस की बात होगी, यथास्थिति रहे। अब यथास्थिति में मतलब सर्वे बंद, वहां पर कोई और काम नहीं होंगे, मजिस्ट्रेट का कार्रवाई को रोक दी जाएगी, एएसआई के सर्वे को रोक दी जाएगी, वहीं पर सारा
स्टॉप हो जाएगा और फिर लीगल बैटल लड़ते रहेंगे, लेकिन एक बार सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा और इसके लिए तैयारी की गई। अब ये जो गुलाम शाह गिरफ्तार हुआ है वो सारा जो लिंक बता रहा है, इसका मतलब तो यही है कि गुलाम शाह लोकल अपराधी, माफिया, और जियाउर रहमान इन्हीं लोगों के बदौलत चुनाव जीतता है। इसके दादाजी, पिताजी, सारे लोग सारे ऐसे ही जीतते थे। तो ये बर्क परिवार का कनेक्शन उन माफियाओं के साथ रहा है और जियाउर रहमान को उन्हीं लोगों ने, मौलानाओं ने कहा कि भाई अब तो साथ देना पड़ेगा, अब बताओ कैसे कैसे क्या करना है। तो इसने माफियाओं की मीटिंग बुलाई और उन्हीं लोगों से कहा कि अब आगे कैसे आसपास के लोगों को भी बुलाना पड़ेगा, सिर्फ संभल के अपने मोहल्ले के लोगों से नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था टाइट रहेगी। ये सरकार योगी की है, ये सरकार अखिलेश यादव की नहीं है। तो इसलिए, और पुलिस आएगी तो ये भी मत सोचना कि अखिलेश यादव की सरकार की तरह पुलिस आएगी तो हाथ में बंदूक लेकर खड़ी रहेगी और वो कार्रवाई नहीं करेगी। अगर हम लोग अटैक करेंगे तो पुलिस गोली चलाएगी, इसलिए आगे के लिए भी तैयार रहो कि आगे क्या होना है। इन लोगों ने मीटिंग की और गुलाम शाह जैसे लोगों ने फिर सारिक साठा से संपर्क किया कि भाई हमें इतना पैसा की जरूरत है, इतने हथियार की जरूरत है। हथियार कहाँ से आएगा? दुबई का मतलब ये नहीं है कि दुबई का मतलब है कि भारत विरोधी वो लोग जो कि पाकिस्तान से कनेक्शन रखते हैं, जिसका आईएसआई से कनेक्शन है, आईएसआईएस से कनेक्शन है, जो भारत के भगोड़े अपराधी और खासकर मुस्लिम अपराधी, ये सारे उसके संपर्क में रहते हैं। उसका इस्तेमाल पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ करता है। तो इन लोगों ने उधर संपर्क किया, दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी संपर्क किया। दाऊद ऐसा नाम है कि पाकिस्तान उसके नाम को जिंदा रखना चाहता है। दाऊद जिंदा है या नहीं है, दाऊद मर गया, कब मरा, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। बस पाकिस्तान चाहता है कि ब्रांड दाऊद जिंदा रहे, दाऊद का नाम जिंदा रहे, ताकि उसके जो दूसरे ऑपरेटर हैं, मेंबर हैं दाऊद गैंग के, वो लोग दुबई में बैठकर, सिंगापुर में बैठकर, कराची में बैठकर, मुंबई में या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में दाऊद गैंग के नाम से ऑपरेट करते रहे। जिस दिन इन लोगों को पता चल गया कि दाऊद इब्राहिम नहीं रहा, उस दिन उसके गैंग के अलग अलग जगहों पर जो गैंग चल रहा है वो सारे बिखर जाएंगे, टूट जाएगा। उसको लगेगा कि अब तो हमारा आका नहीं रहा, तो अपने अपने छोटे छोटे गैंग बना लेगा। इसलिए पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। वो मर भी गया होगा तभी भी उसकी जानकारी नहीं देगा। ये जरूरी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है, अगर मर भी गया होगा तो उसकी जानकारी बाहर नहीं आने देगा, ये उसकी पॉलिसी है। तो इसलिए उस गैंग के लोगों से संपर्क किया और वहां से कनेक्शन भिड़ाया कि कैसे पंजाब के रास्ते, कश्मीर के रास्ते, यहाँ के जो माफिया पहले से है, जो लोगों के संपर्क में, उन लोग मुस्लिम माफियाओं से पैसे देंगे, वो हथियार वो सप्लाई करेगा। तैयारी पूरी थी, किलेबंदी करके रखा था। और जिस दिन एसआई की सर्वे होने गई, इन लोगों को पता था कि हंगामा होगा, क्योंकि एक दिन पहले सर्वे हुई थी और सर्वे की जानकारी जब वहां पर गई तो दूसरे दिन इसको तैयारी करने का मौका मिला रात भर, और उसके बाद दूसरे दिन हिंसा हो गई। इसका मतलब है कि सारी पृष्ठभूमि तैयार थी, सारा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा था और इन लोगों ने यह समय नहीं देखा था कि 2 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन इसने तैयारी पहले से कर रखी थी। और इसका मास्टरमाइंड कोई सारिक साठा या गुलाम शाह नहीं है, मास्टरमाइंड जियाउर रहमान बर्क है। उसी के इशारे पर यह हुआ, क्योंकि उसको आगे पॉलिटिक्स करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जियाउर रहमान बर्क जब इसका मास्टरमाइंड है और ये पॉलिटिक्स और कौम, ये दोनों के लिए किया है, तो कौम तो टूट रहा है, अभी टूट रहा है। 80 लोग गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों के और वारंट जारी किया गया है, मौलानाओं के घर में ताले लटके हुए और हैं। खास बात सर ये भी है कि जब से पोस्टर चस्पा किए गए हैं, 74 उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पे चस्पा किए गए, उसके बाद से एक एक कर जानकारी सामने आ रही है और पुलिस वहां पर जाकर दबिश दे रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही है। बिल्कुल होगा, क्योंकि डर है लोगों का, क्योंकि पोस्टर जो चिपकाए गए हैं उसमें भी पुलिस ने एक संदेश दिया है कि अगर किसी के पहचान का निकला और कभी बाद में पता चल गया कि उसके संपर्क में था, उसने खबर छुपाई है
या पुलिस से झूठ बोला है या पुलिस को जानकारी नहीं दी है तो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, ताले लटके हैं, कई घर में फरार सब चल रहे हैं। और अब ये कौम जो टूट रहा है, अब इसकी पॉलिटिक्स तोड़नी है। कौम में तो विस्फोट हुआ, यानी कि मुसलमान वहां परेशान है। ओवैसी तक की खबर है कि देखो भाई, संभल में परेशानी इतनी बढ़ गई है कि घर में ताला लगा के भाग रहे लोग, पलायन कर रहे हैं। तो ये समस्या तो उन लोगों की हो गई, लेकिन अब डायरेक्ट एक्शन चाहिए वर्ग के ऊपर। तो वर्ग के ऊपर एक्शन के लिए पहले छोटी मोटी कार्रवाई हो रही थी, यानी इसके घर का नक्शा, आपने नगरपालिका के नक्शे का पालन किया तो कि पहले नहीं, सीढ़ी तोड़ी गई, बुलडोजर से सीढ़ी तोड़ी गई, उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। आगे कोर्ट में मामला चल रहा है, जुर्माना भी लगाया गया था कि आप अब तक जवाब क्यों नहीं दिए, एसडीएम ने जुर्माना लगाया था। उसके बाद बिजली चोरी का मामला है, लेकिन इन मामलों से डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इससे तो प्रोटेक्शन मिल जाता है कोर्ट से ही लोगों को कि इसमें गिरफ्तारी करना मुश्किल है। हाईकोर्ट ने भी दिया कि चलो भाई अभी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। हालांकि केस को क्वेश नहीं किया है, खत्म नहीं किया, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी से इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है। लेकिन अब यह मामला दंगे का है, पुलिस के ऊपर हमले का है। अब इस मामले में जो तार गुलाम शाह से बर्क का और गुलाम शाह का उधर सारिक साटा से जुड़ रहा है, तो ये सारे तार जुड़ गए हैं। पुलिस के पास एक पूरे चेन है कि कैसे जियाउर रहमान बर्क इस मामले में शामिल है और इसी ने सारी कॉन्स्पिरेसी की है, मास्टरमाइंड यही है। तो अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सीधे बर्क की गिरफ्तारी वारंट इशू होगी, वो गिरफ्तार किया जाएगा और उसका हश्र वही होगा जो आजम खान का हुआ। मतलब एक बार जेल में गए तो फिर उसके बाद तुम्हें प्रोटेक्शन कोर्ट से नहीं मिलेगा। एक बार जेल में गए तो तुम्हारे ऊपर गुंडा एक्ट भी लगेगा। एक एक मामले संभल के अंदर तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान का काला चिट्ठा आएगा। जैसे 99 से ज्यादा मामले अभी भी आजम खान के खिलाफ है और यहां तक कि फिर एक मामला आ गया, एसआईटी जांच शुरू हो गई है अवैध कब्जा को लेकर। इसके खिलाफ भी मामले वैसे ही बढ़ेंगे और ये जेल से बाहर नहीं आएगा, सांसद तो इसकी जाएगी। ये पूरी व्यवस्था की जा रही है कि अगर पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो फिर ये हंगामा खड़ा करता, कोर्ट भी इंटरिम प्रोटेक्शन दे देती और फिर बाद में गिरफ्तार करने में मुश्किलें आती। इसलिए अब पूरा सबूत इसके खिलाफ है, गवाह इसके खिलाफ है और इसी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी होगी और आगे अब ये जेल में सड़ता दिखाई पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल हिंसा मामले में सीएम योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब इस मामले में जिस तरह का खुलासा पुलिस ने किया है, उसके बाद सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले से ही संभल हिंसा मामले में बर्क आरोपी है और अब योगी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।